आखिर क्या हो गया उरुग्वे की फ़्लाइट 571 के साथ। जितने भी लोग इसमें ज़िंदा थे वो परमिशन देते हैं कि इनके मरने के बाद इनकी डेड बॉडीज़ को कोई भी खा सकता है। कितने लोगों की टांगें कट चुकी थीं तो कई लोगों की हड्डियां टूट चुकी थीं। जब रात होती थी तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता था। इन हालात में सरवाइव करने का तो एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। Five persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the Miracle of the Andes. तो ये बात है 12 अक्टूबर 1972। साउथ अमेरिका का एक शहर उरुग्वे से एक छोटा सा चार्टर हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है, जिसमें बैठी हैं उरुग्वे की एक ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम। और वहाँ पे इस रग्बी टीम का काफ़ी नाम था। इनफैक्ट जो साल 1968 था और 1970 में इस टीम ने नेशनल चैम्पियनशिप भी जीती थी। तो हर साल ये लोग अक्टूबर के मंथ में उरुग्वे से चिली जाते। चिली की नेशनल रग्बी टीम और वहाँ की एक और टीम ओल्ड बॉयज़ ग्रेंज के नाम से इनके साथ ये फ्रेंडली मैच खेलने के लिए हर साल जाते। टोटल में 45 मेंबर हैं, तो इन लोगों के साथ इनकी कुछ फैमिलीज़ और फ्रेंड भी आए हुए हैं। इस तरह ये लोग मैच खेलने के साथ साथ फैमिली वेकेशन भी कर लेते। हर साल की तरह इस साल भी ये लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ चिली के शहर सैंटियागो जाने के लिए तैयार हुए। अकॉर्डिंग टू प्लान अपनी फैमिलीज़ के साथ उरुग्वे के इंटरनेशनल करास्को एयरपोर्ट में फ़्लाइट 571 के थ्रू जाना था। ये उड़ान कोई ज़्यादा लंबी तो नहीं होनी थी। आम तौर पर उरुग्वे से चिली जाने में तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन बीच में आती हैं गंदोबाला एंडीज़ की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज़ माउंटेन रेंज इस दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हिमालय की पहाड़ियों के बाद ये खूबसूरत पहाड़ियाँ ही आगे जाके इन पैसेंजर्स के लिए एक खौफनाक मुसीबत बन जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन फ़्लाइट के दौरान एक तूफ़ान आता है और पायलट डिसाइड कर लेते हैं कि वो रास्ते में ही ब्रेक लगा लें और अगले दिन दोबारा से रवाना होंगे। इस प्लेन को अर्जेंटीना के एक मंडोजा शहर में रोक दिया जाता है और अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर 1972 को ये प्लेन दोबारा से 2:18 पे रवाना होता है। इस प्लेन को जो पायलट उड़ा रहा था इसका नाम पैराडोस था और ये बहुत एक्सपीरियंस पायलट था, जिसके पास तकरीबन 5117 आवर्स का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था और ये इस जगह में तकरीबन 29 दफ़ा से ज़्यादा प्लेन उड़ा चुका था। लेकिन इसके साथ एक को पायलट भी मौजूद था जिसका नाम हेक्टर लगुडारा था, जो कि एक ट्रेनी पायलट था और पैराडोस इस को पायलट को इस जगह में प्लेन उड़ाना सिखा रहा था। 3:21 पे पायलट प्लेन को डिसेंड करवाने लगता है। यहाँ प्लेन सैंटियागो के काफ़ी करीब पहुँच चुका था, लेकिन अभी भी वो पहाड़ियों में ही था, क्योंकि इस शहर के बहुत पास एक पहाड़ी सिलसिला आता है जिसका जिक्र हमने पहले किया है, एंडीज़ माउंटेन रेंज। सब कुछ ठीक जा रहा था और प्लेन अपने एल्टीट्यूड पे बिल्कुल बगैर किसी मसले के ठीक उड़ रहा था। जैसे ही पायलट ने प्लेन की हाइट थोड़ी सी कम की तो अचानक एक ख़तरनाक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। प्लेन में जो रग्बी टीम्स के प्लेयर बैठे हुए हैं उनको इस बात का पता है कि ऐसी ऊंचाई वाली जगहों में अक्सर इस तरह का टर्बुलेंस देखने को मिलता है, तो ये लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते और फिर से अपनी हंसी मजाक और अपने कामों में लग जाते हैं। इस वक्त इर्द गिर्द बहुत से बादल आ जाते हैं और हर तरफ बादल ही बादल नज़र आते हैं। फिर अचानक से प्लेन में अलार्म चलने लग जाता है। इसके साथ वार्निंग लाइट भी चल पड़ती हैं। पैसेंजर्स में जो रग्बी टीम्स के प्लेयर हैं वो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। जैसे ही ये जहाज़ बादलों से बाहर निकलता है तो सामने एक पहाड़ी नज़र आती है।
पायलट्स पैनिक सिचुएशन में आकर जल्दी से प्लेन के रुख को ऊपर की तरफ करने की कोशिश करते हैं। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं कि किसी तरह इस प्लेन के एल्टीट्यूड को गेन कर लिया जाए, कि वो किसी तरह इस पहाड़ी के ऊपर से निकल जाएं। लेकिन अफसोस उन्होंने ये कोशिश बहुत देर बाद की। हवाई जहाज़ का पीछे का हिस्सा ऊपर जाते वक्त पीछे से एक पहाड़ी से टकरा जाता है। प्लेन अब 2 हिस्सों में हो जाता है। पीछे की जो 2 रो थी वो लिटरली प्लेन से बाहर हवा में उड़ जाती हैं और 3 पैसेंजर्स का पता ही नहीं चला कि वो इस हादसे में कहाँ गए। फिर कुछ देर प्लेन ऊपर जाता रहा और फिर प्लेन का लेफ़्ट विंग भी टूट जाता है। इसमें कुछ और पैसेंजर्स भी प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब प्लेन का जो फ्रंट पोर्शन बचा था वो फ्रंट पोर्शन एक ग्लेशियर में गिरता है और तकरीबन 350 किलोमीटर की स्पीड से अब ये इस ग्लेशियर में स्लाइड करता रहता है और तकरीबन 700 मीटर नीचे आकर अब एक फाइनली लास्ट टक्कर होती है। प्लेन में सब कुछ तहस महस हो जाता है और 5 लोगों की तो फ़ौरन डेथ हो गई है और अब जो 7 लोग थे उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हैं। तो अब टोटल जो 45 मेंबर थे इस प्लेन में वो अब इस एक्सीडेंट के बाद 33 ही बचे थे। इन प्लेन के अंदर हर कोई ज़ख्मी था। कितने ज़्यादा लोग बेहोश हो चुके थे। कई लोगों के पेट में लोहे की राड चली गई थी और वो दर्द से चिल्ला रहे थे। कितने ही लोगों की पाँव की हड्डियां टूट चुकी थीं। अब इस प्लेन में हर तरफ चीहो पुकार की आवाज़ें आने लगती हैं। अचानक प्लेन में गैसोलाइन टाइप की स्मेल आ रही थी। अब जो लोग ठीक थे वो लोग दूसरों को प्लेन से बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि अब वो भी परेशान थे कि कहीं प्लेन में इस गैसोलाइन की स्मेल की वजह से कोई ब्लास्ट ना हो जाए। बाहर टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, तो ये लोग थोड़ी देर के बाद ठंड से तंग आकर मजबूरन अपने प्लेन के अंदर आ गए। इस हादसे में प्लेन का पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से खुल चुका था और प्लेन 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। अब जो हिस्सा प्लेन का खोला हुआ था उससे बहुत ज़्यादा सर्दी अंदर आ रही थी। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से क्रैश हो चुका था और जो पैसेंजर सीट्स थीं वो फटकर बाहर आ गईं। पैसेंजर्स की बहुत बुरी हालत थी। अब यह हवाई जहाज़ एंडीज़ की किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा पड़ा हुआ है। ये प्लेन अपने प्लान्ड रूट से 80 किलोमीटर के फासले पर कहीं गुम गया है और ये सरवाइव की ख़तरनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। आगे चल के उनके साथ क्या हुआ उसका ये लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब ये जो बाकी के 33 पैसेंजर्स थे इनके दिमाग में सिर्फ यही था कि अभी प्लेन क्रैश हुआ है, ख़बर हर तरफ पहुंच चुकी होगी, तो बस किसी तरह हमने आज की रात यहाँ काटनी है, तो सुबह हमें कोई ना कोई रेस्क्यू यहाँ से करने आ जाएगा। अब ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब यहाँ ये लोग कोई प्लानिंग करने की जगह बस हेल्प के इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह हमें कोई रेस्क्यू करने आ जाए। अब इनमें से 2-3 रॉबर्ट कैसिनो और गुस्सारा ज़रबिनो ऐसे थे जिनको बहुत कम चोटें लगी थीं और ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट थे। इन दोनों ने थोड़ा बहुत तो मेडिकल के बारे में पढ़ा था, तो ये लोग फ़ौरन ये देखते हैं कि कौन कौन बचा है और कौन कौन ज़ख्मी हैं और कैसे ये ज़ख्मियों की मदद कर सकते हैं। इनमें से एक लड़का 23 साल का फर्नांडो पेराडो जो कि सर पर ज़ख्म की वजह से कोमे में हैं, लेकिन इनसे जितना हो सका इन्होंने बचे हुए सर्वाइवर्स और पैसेंजर्स की मदद की। और दूसरी तरफ चिलियन एयर फोर्स एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को
1 घंटे के अंदर पता चल जाता है कि इनका प्लेन क्रैश हो गया है। तो ये फ़ौरन 4 रेस्क्यू प्लेन्स को तैनात करते हैं और ये शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। रेस्क्यू सर्विसेज के ऑफिस रेशो का लास्ट सिग्नल को ट्रैक करके इनकी लोकेशन का अंदाज़ा लगा जाता है। अब दूसरी तरफ रात हो चुकी थी, हर तरफ स्नो ही स्नो नज़र आ रही थी और टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। ठंडी हवाएं चल रही थीं, तो ये लोग एक छोटी सी जगह में रात गुजार रहे थे। रात बहुत मुश्किल थी इन लोगों के लिए। इन लोगों में कितने ज़्यादा लोग दर्द से चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। अब अगले दिन मॉर्निंग होती है, 14 अक्टूबर 1972। बर्फ़ तो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन रात भर में 5 मज़ीद लोगों की डेथ हो जाती है। अब टोटल 28 पैसेंजर ही बचे हुए थे। अब इस दिन अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के मुल्कों से 11 अलग अलग प्लेन इनको तलाश करने के ऑपरेशन में लगते हैं। टोटल 3 कंट्रीज़ की एयर फोर्स इन लोगों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन लगाती हैं। अब इन लोगों के पास कुछ लिपस्टिक मौजूद थी, तो ये लोग लिपस्टिक के साथ प्लेन के ऊपर SOS का निशान बनाने के लिए लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। लिपस्टिक इसके लिए काफ़ी नया थी, तो ये लोग खुद को नुमाया करने के लिए अपने सूटकेस से एक बड़ा सा क्रॉस बना देते हैं ताकि जो सर्च एयरक्राफ्ट हैं वो आसानी से इन लोगों को देख ले इनके अंदाज़े के मुताबिक। लेकिन इनको ये जल्दी ही एहसास होता है कि इनके ये प्लान काम नहीं कर रहा। उस दिन 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 एयरक्राफ्ट इनके ऊपर से गुजर जाते हैं। ये लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं इन एयरक्राफ्ट को इशारा करने की। ये लोग इनको हर तरह का इशारा करते हैं, आवाज़ें देते हैं और थक के फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं।